देवतुल्य भाइयों एवं आशक्ति, आज स्वाध्याय हम सत्संग का क्रमांक संख्या 147 है। आज का विषय आदरणीय वागीश शर्मा जी जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उनका विषय है भारत के मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन वृत्तांत। आप इससे पूर्व में भी विभिन्न लोगों की जीवनियां ले चुके हैं और उस पर अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। आदरणीय एपीजे कलाम के विषय में की है कि प्रेरणा पूज्य कलाम सर यही कहते थे कि कोई भी देश तरक्की तब करता है जब उस देश के नागरिक तरक्की करते हैं, और नागरिक तरक्की तब करते हैं जब वह खुद पर काम करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी वर्कशॉप वे इस मानव मन को मानते आए हैं, और जहां भी गए जिनसे भी मिले खुद को बनाने के गुण सिखाते गए। अब हम आदरणीय एन.के. नायब साहब से निवेदन करते हैं, जो कि रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स हैं, कि आदरणीय वागीश शर्मा जी के विषय में 2 शब्द कहें। आदरणीय नायब साहब। अब मैं आज के वक्त श्री वागीश शर्मा साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वागीश शर्मा साहब को आपने पहले भी सुना, उन्होंने स्वामी बलभद्राचार्य साहब के बारे में बताया था और भगत सिंह साहब के बारे में बताया था। ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, एडवोकेट हैं और अच्छे वक्ता हैं। देखिए, जब मैं ये और अच्छे गायक भी हैं, और जो गायक होता है, जो गीत गाता है, जिसकी संगीत में रुचि होती है, उसमें 2 खासियतें मुझे हमेशा से नजर आती हैं। वो एक तो वो इमोशनल बहुत होते हैं, उनके हृदय में बहुत जल्दी द्रवित होता है, और दूसरा ये कि वो डिसिप्लिन्ड बहुत होते हैं। क्योंकि जब आप गायकी करते, गायकी में जब तक आपको ताल का डिसिप्लिन नहीं पता तो आप गायकी नहीं कर सकते। अगर जूम मीटिंग में वो गा रहे हैं, इसका मतलब उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और अपने डिसिप्लिन पे, अपनी गायकी पे, अपने ताल पे कॉन्फिडेंस है। दूसरा इनकी विशेषता ये है कि ये जब बोलते हैं धारा प्रवाह बोलते हैं, और कहीं कोई बीच में जहां कॉमा लगना कॉमा, या फुल स्टॉप लगना फुल स्टॉप, कहीं आपको तारतम्य बिगड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। तीसरी बात, ये स्वयं बोल रहा है या कोई और बोल रहा है, ये आपको हमेशा कैमरा ऑन करके बैठे हुए एकदम चैतन्य मुद्रा में दिखाई देते। जितने में भी इन्होंने अटेंड किया, 147 में कम से 140 इन्होंने अटेंड की होगी, सब में एकदम चैतन्य होकर ये सुनते हैं और उसके बाद उसमें अच्छे से भाग लेते हैं, प्रतिभागी हैं अच्छे से। अगर इनको कोई डाउट होता तो पूछते हैं। आज श्री वागीश शर्मा जी मॉडर्न इंडिया के कहा जाए चमकते सितारे, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन स्वर्गीय श्री एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब के बारे में बताएंगे। और ये भारत की खूबसूरती है, ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पर जमीन का आदमी कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मतलब यहाँ चाहे आप मिसाइल मैन साहब को ले लें, चाहे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री साहब को ले लें, या कितने ही आप नेतागण को ले लें, या कितनी प्रसिद्ध साइंटिस्ट को ले लें, अगर किसी में कैलिबर है, अगर किसी में कुवत है, अगर किसी में इस तरह का जिज्ञासा है जीवन को जीने की, जीवन में आगे तरक्की करने की, तो उसको कोई रोकता नहीं है, कोई रोक नहीं सकता है। हमारे देश में, ये हमारे देश की खूबसूरती है, हमारी मिट्टी की खूबसूरती है। हमारे मिसाइल मैन एपीजे कलाम साहब का भी चरित्र वैसा ही है। उनके बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए मैं वागीश शर्मा साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो आज का कार्यक्रम में अपना उद्बोधन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नायब साहब। मेरे कार्यक्रम में आज का उद्बोधन काफी हद तक तो इसीलिए सफल हो गया क्योंकि आज का जो प्रस्तावना है वो आप पेश कर रहे हैं। वास्तव में ये अरविंद भाई साहब की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब तो ये उपलब्धि ही हो गई है सर कि वो इतने लंबे समय तक हमारी इस कार्यक्रम की को चला रहे हैं। चलिए, बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आज का उद्बोधन आरंभ कर रहे हैं, और जैसा कि मेरा उद्बोधन होता है, सर्वप्रथम गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। एपीजे अब्दुल कलाम। आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए हवाई जहाज और अन्य साधनों से भी जरूरी चीज है हौसला। हौसला आपकी सोच को वो उड़ान देता है
जिसका शिखर कामयाबी की चोटी है। जी हाँ, कामयाबी के शिखर तक पहुंचने की आपने यूं तो हजारों कहानियां पढ़ी होंगी, लेकिन एक ऐसी कहानी है हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। और इन दो लाइनों में एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी जिंदगी का और पूरे राष्ट्र का एक फलसफा पेश कर दिया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जिन्हें दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, एपीजे की साफ छवि के व्यक्तित्व थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के हित में लगाया। उनकी कर्मठता और ईमानदारी युवाओं की मिसाल बनी, और उन्हीं के प्रयासों का नतीजा है कि आज हमारा देश का रक्षा विभाग विशेष रूप से इतनी ऊंचाइयों पर खड़ा है। शुरुआती दौर में व्यक्तिगत जीवन में उनको बहुत संघर्ष देखने पड़े, लेकिन इस सब के बावजूद भी एपीजे की डिक्शनरी में असंभव जैसा शब्द नहीं था। व्यक्तिगत जीवन के लिए मैं बताऊं, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले के धनुषकोडी गांव में हुआ। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुर फाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है। कलाम अपने परिवार के काफी लाडले थे क्योंकि सबसे छोटे थे। हालांकि उनका परिवार छोटी बड़ी मुश्किलों से जूझता रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात को अपने और परिजनों के सामने शो भी नहीं होने दिया, और बचपन से ही अपनी जिम्मेदारियों को उन्होंने एहसास कर लिया। उनके पूज्य पिताश्री जैनुलब्दीन रामेश्वरम में एक नौका चालक थे, जो नित्य प्रति हिंदू तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम ले जाने का और मंदिर दर्शन कराने का काम करते थे, और मछुआरों को बोट भी किराए पर देते थे। उनकी मां श्रीमती असीमा एक गृहिणी थी। उनकी सबसे बड़ी बहन, जिसका नाम आसिम जोहरा था, और उनके 3 बड़े भाई कासिम मोहम्मद, मुस्तफा कमल और मधु मोहम्मद मुथु मरियार थे। वो अपने सभी परिवार के बहुत करीब थे, क्योंकि वो स्वयं भी बचपन से ही उनका ये मन रहता था कि मैं अपने परिजनों की मदद करता रहूं और समाज की किसी ना किसी रूप में मत समाज से जुड़ा रहा। हालांकि अब्दुल कलाम के पूर्व जो थे बहुत बड़े संपत्ति वाले थे और धनी व्यापारी और जमींदार थे, और उनका मुख्य भूमि और द्वीप के बीच और श्रीलंका से सामान का आना जाना और तीर्थयात्रियों को नौका विहार कराने का बहुत बड़ा कार्य था। लेकिन समय के धीरे धीरे वो व्यापार विफल हो गया, और जब तक कलाम साहब का जन्म हुआ तब तक इनका परिवार गरीबी के सामने आ चुका था। गरीबी का ये आलम के जब ये रात को पढ़ते थे तो उन दिनों बिजली नहीं हुआ करती थी इनके आसपास, और केरोसिन का तेल, जिसे मिट्टी का तेल भी कहते हैं, उसका दीपक जलाता था, और उसका भी एक फिक्स टाइम था कि रात को 7 बजे से 9 बजे तक वो दीपक जलेगा। लेकिन क्योंकि ये माताजी के प्रिय थे और उनका विशेष पर सभी का दुलारे थे, इसलिए इनको रात को 10-11 बजे तक भी दीपक जलाने की अनुमति दी हुई थी। सबसे पहले कलाम साहब को मदरसे में पढ़ने के लिए दाखिल किया गया, लेकिन पढ़ने के बाद, मदरसे से निकलने के बाद रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन पर ये जाते थे, और वहां से दैनिक समाचार पत्र लेकर उन्हें रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर जाकर समाचार पत्र बांटा करते थे, और सड़कों पर भी दौड़ दौड़ कर उनका वितरण करते थे। तो ये था कलाम साहब का अपनी जिंदगी में आत्मनिर्भर बनने का पहला कदम। इनके बचपन की एक घटना है जिससे कि कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं। दीपावली का दिन था। एक छोटा सा मुस्लिम बालक हिंदुओं का ये त्योहार मनाने के लिए उत्साहित था। अब हालांकि वो बहुत गरीब था और अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई का और घर वालों का भी सहायता करता था, और 2-2, 4-4 पैसे भी बचाया करता था। संयोगवश उस दिन उसके अखबार कुछ अच्छे बिके, तो उसके पास 5 पैसे ज्यादा कमा लिए उसने। वो पटाखे वाले के पास गया और उससे कहा कि भाई जरा मुझे एक रॉकेट दे दे, क्योंकि आज दिवाली है, मैं भी रॉकेट चलाना चाहता हूं। अब विक्रेता ने कहा कि भाई 5 पैसे में कोई रॉकेट नहीं आता। बच्चा बहुत निराश हुआ, लेकिन साथ ही अपनी प्रतिभा और अपनी नैसर्गिक
उत्कंठा में उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, आप मुझे 5 पैसे के खराब पटाखे दे दो। दुकानदार ने कहा खराब मतलब? ये भैया तुम्हारे किस काम आएंगे? बच्चे ने जवाब दिया मैं इससे रॉकेट बना लूंगा। इसके बाद दुकानदार ने जो खराब पटाखों की तरफ उससे कह दिया, 5 पैसे लिए और खराब पटाखों का कूड़ा कलाम साहब अपने एक थैले में उठा के ले आए और घर आ गए। उस दिन रात को, दीपावली की रात को, पूरे मुस्लिम मोहल्ले में आसमान में दूर दूर तक रॉकेट चले और जो इसी बच्चे के नाम आंगन से छोड़े गए थे। और यही बच्चा आगे चलकर मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुआ और भारत का राष्ट्रपति हुआ। ये थी खूबियां। एपीजे का के पिताजी जो थे उनकी दिनचर्या सामान्य रूप से सुबह 4 बजे आरंभ हो जाया करती थी। वो पहले नमाज पढ़ते, फिर घर से 4 किलोमीटर दूर पैदल जाते घूमते हुए और वहां से 10-12 नारियल तोड़कर अपने कंधे पर लटका कर ले आते थे और सुबह का नाश्ता पूरे परिवार का यही हुआ करता था। रामेश्वरम मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे श्रीमान लक्ष्मण शास्त्री जी, वो एपीजे के पिताजी के अभिन्न मित्र थे। हालांकि दोनों की वेशभूषा बिल्कुल अलग अलग और पारंपरिक थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। और ये दोनों ही विभूतियां, पिताश्री और वो मुख्य पुजारी जी, अब्दुल कलाम की बाल उत्कंठाओं और समस्त शंकाओं का समाधान बड़े आराम से करते थे, चाहे वो नमाज की हो, पूजा की हो, संस्कार की या शक्ति रूपी ब्रह्मांड। दोनों महानुभावों ने कलाम को बचपन में ही यह समझा दिया था कि हमें अपने दुखों, संकटों, समस्याओं और विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए। उनका कोई ना कोई कारण ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये सब ही मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ाने और आत्मविश्लेषण का अवसर प्रदान करते हैं। कलाम साहब की जो बड़ी बहन जोहरा थी, उनकी शादी अहमद जलालुद्दीन के साथ हुई, जो वहां पर नौकाओं के ठेकेदार थे। दोनों की उम्र में हालांकि 14-15 साल का अंतर था, लेकिन फिर भी दोनों अंतरंग मित्र थे। अहमद जलालुद्दीन एपीजे को आजाद कहकर बुलाया करते थे और दोनों समुद्र के किनारे घंटों टहलने निकल जाते। और खास बात यह थी कि रास्ते में जो मंदिर पड़ते, विशेषकर एक शिव मंदिर पड़ता था, उसमें दोनों उतनी ही श्रद्धा से परिक्रमा करते जैसे कि देश विदेश से आए हुए हिंदू श्रद्धालु करते हैं। एपीजे का यह मानना था कि मंदिर में की गई प्रार्थना जहां जिस तक पहुंचती है, ठीक उसी तरह मस्जिद में पढ़ी गई नमाज भी पहुंचती है। एपीजे की आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में हुई। हालांकि इसके बाद कलाम ने बीएससी की परीक्षा सेंट जोसेफ कॉलेज से पूरी की और सेंट जोसेफ कॉलेज में ही दाखिला उन्होंने भौतिक विज्ञान में स्नातक के लिए लिया और 1954 में स्नातक किया। इसके बाद वो MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए चले गए। कलाम का बचपन से ही फाइटर पायलट बनने का सपना था, लेकिन परीक्षा में उन्हें 9वां स्थान मिला। ये देखिए प्रारब्ध या जो प्रभु की कृपा क्या होती है। और जबकि इस कोर्स में एडमिशन केवल 8 बच्चों को मिलना था, अतः वो उसमें सफल नहीं हो पाए और समय के साथ उनका यह सपना फिर बदल गया। एक व्यक्ति जो पायलट बनना चाहता था परंतु किन्हीं कारणों से नहीं बन पाया, वो ऋषिकेश में घूमने गए किसी उसमें, और वहां उन्होंने गंगा के किनारे नई उड़ान के बारे में सोचा और अपने करियर को अंतरिक्ष क्षेत्र की तरफ मोड़ लिया। अंतरिक्ष की शिक्षा लेने के बाद कलाम एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आए। तो इनके पीछे पीछे उनकी 5वीं के कक्षा थे सुब्रमण्यम अय्यर, उनकी प्रेरणा थी। वो अध्यापक कहते थे कि किसी भी चीज को पाने के लिए आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और कभी भी किसी भी समय निराशा का भाव यदि मन में आए तो उसे निकाल कर फेंक दो और पुनः आशा के भाव के साथ जुड़ जाओ। अध्यापक की इन्हीं बातों ने उन्हें एक मंजिल और उद्देश्य प्रदान किया। कलाम साहब का बचपन में किताब एक अनजान चीज हुआ करती थी और बड़े दुर्लभ थी, लेकिन इनके घर के पास एक क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी थे STR मैनिकम। उनका एक व्यक्तिगत पुस्तकालय था और इसी पुस्तकालय ने अब्दुल कलाम को पुस्तक पढ़ने का अवसर दिया और उनके अंदर पुस्तकों के प्रति उत्साह जगाया। कलाम साहब अक्सर किताबें लेकर उसमें देश दुनिया के बारे में जानकारी
प्राप्त करते थे, और यदि कोई क्वेरी होती थी तो अपने पिताजी से या उनसे पुजारी जी से पूछ लेते थे। कलाम साहब के बचपन में 3 पक्के दोस्त थे। एक थे रामानंद शास्त्री, जो रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी जी के सुपुत्र थे। एक थे अरविंदम और एक शिव प्रकाश। सबका अलग अलग धर्म था, अलग पालन पोषण था, और पढ़ाई लिखाई के बावजूद चारों में कभी भी कोई भेदभाव महसूस नहीं करते थे। रामानंद शास्त्री तो बाद में रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी बने। अरविंदन ने रामेश्वरम में आने वाले तीर्थ यात्रियों को घुमाने के लिए टेम्पो का काम कर लिया, और तीसरे जो शिव प्रकाशन थे वो दक्षिण रेलवे में खान पान के ठेकेदार बन गए। 1962 में कलाम साहब अंतरिक्ष विभाग से जुड़े, जहां उन्हें विक्रम साराभाई, सतीश धवन और ब्रह्म प्रकाश जैसे महान वैज्ञानिकों का सानिध्य और सानिध्य मिला। 1980 में पूर्ण रूप से भारत में निर्मित उपग्रह रोहिणी का जो प्रक्षेपण किया गया, उसमें भी कलाम साहब का और इन तीनों हस्तियों का मुख्य योगदान था। कलाम साहब के घर पर टेलीविजन नहीं था, और उन्होंने कभी टेलीविजन राष्ट्रपति बनने से पहले देखा भी नहीं। वो हमेशा रेडियो सुनते थे। इस बारे में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई उन्होंने कहा था कि मैं धर्म से मुसलमान हूं, लेकिन दिल से एक धर्म निरपेक्षवादी हूं, और उनका मानना था कि मानवता अन्य सभी धर्मों से ऊपर है। जब कलाम साहब 19 वर्ष के थे, 1939 की सेकेंड बार द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। कलाम साहब की उम्र करीब 8 वर्ष थी, और उस विभीषिका को बालक कलाम ने महसूस किया। युद्ध की आग रामेश्वरम के द्वार तक पहुंच गई थी, और इन परिस्थितियों में भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का बहुत अभाव हुआ। उस दौर में इमली के बीजों की अचानक मांग बहुत बढ़ गई, और इस कारण अब्दुल कलाम इसका कारण आखिर तक नहीं समझ पाए। लेकिन उन्होंने आसपास के जो क्षेत्र में से सुबह सुबह जाते, इमली के बीजों पेड़ों के नीचे से बीज इकट्ठा करते और पास के परचून की दुकान पर बेचते, और जो इससे उनको 1 आना 1.5 आना रोज मिल जाता था, और इससे घर की मदद होती थी, उनका अपना कोई वो नहीं था। और ये सारी की सारी द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, इसकी सारी अपडेट जलालुद्दीन जो थे उनके जीजा वो बताया करते थे। हालांकि उस विश्व युद्ध का रामेश्वरम के सामाजिक माहौल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 1962 में वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए। कलाम साहब को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3 बनाने का श्रेय हासिल हुआ। कलाम भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। उन्होंने 20 साल तक भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान यानी इसरो में काम किया, और इतने ही साल तक रक्षा शोध विकास यानी कि DRDO में भी काम किया। वो DRDO के 10 साल अध्यक्ष भी रहे, और उन्होंने रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की भी भूमिका निभाई। DRDO में एक छोटा होवरक्राफ्ट डिजाइन करके उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी, और अपने कैरियर की शुरुआत में उन्होंने भारतीय वायुसेना के लिए एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भी तैयार किया था। 1963-64 तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने रक्षा मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट में गोहार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर, वर्जीनिया के पूर्वी तट पर स्थित वालप्स फ्लाइट दक्षता केंद्र, और वर्जीनिया के हैम्पटन में नासा के लैंगली रिसर्च सेंटर में भी दौरा किया, और वहां पर भी जानकारियां ली। 1965 में DRDO में उन्होंने स्वतंत्र रूप से एक विस्तार रॉकेट परियोजना पर काम करना शुरू किया। DRDO के काम से हालांकि वो बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं थे, जबकि 1969 में जब इसरो में उनको स्थानांतरण करा दिया गया तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि जब उन्होंने 1969 में इस SLV-3 की परियोजना में काम किया था तो तभी से उनका मनवा बहुत था। 1980 में उनकी टीम ने पृथ्वी की कक्षा में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक स्थापित किया था, और यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रक्षेपण उपग्रह था। हालांकि डॉक्टर कलाम ने डॉक्टर VS अरुणाचलम के साथ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम तैयार किया, और इसके साथ ही उन्होंने ब्रह्मोस, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग समेत कई मिसाइलों का स्वदेशी तकनीक से अधिक आविष्कार किया।
देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम, प्रक्षेपण यान, बैलिस्टिक मिसाइल, प्रौद्योगिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। जुलाई 1992 से 99 तक वो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सचिव के रूप में कार्य किया उन्होंने, और प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी थे। कलाम साहब ने इस अवधि में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में अपनी महत्वपूर्ण तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई, और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत को एक पूर्ण विकसित परमाणु राज्य घोषित किया। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि 1998 में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोमा राजू के साथ अब्दुल कलाम साहब ने एक कम लागत वाली कोरोनरी स्टेंट विकसित की थी, जो पहले बहुत महंगी आती थी। इन्होंने कोरोनरी स्टेंट विकसित की थी, जिसके बाद में कलाम राजू स्टेंट का नाम दिया गया। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए टैबलेट पीसी का भी डिजाइन किया था, उसका नाम भी कलाम राजू टैबलेट दिया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 12वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। इन्हें भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए घटक दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया था, और वाम दलों ने भी और अन्य दलों ने भी इनका समर्थन किया था। 18 जुलाई 2002 को कलाम को 90% बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया, और 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में इन्हें 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। 2002 से 2007 तक ये राष्ट्रपति रहे, और डॉक्टर कलाम भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो कुंवारे भी थे और शाकाहारी भी। साथ साथ ये भी एक विशेष बात है कि वो पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो अविवाहित होने के साथ साथ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से इस राजनीति में आए। ये एक संक्षिप्त समारोह था, अटल जी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे, और इसमें सभी अधिकारी उपस्थित थे, और 25 जुलाई 2007 को इनका कार्यकाल ये समाप्त हो गया। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद कलाम जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के चांसलर बन गए थे, और साथ ही साथ अन्ना यूनिवर्सिटी के एरोस्पेस इंजीनियरिंग में भी प्रोफेसर बने। बाकी बहुत सारे देश के और विदेशों के कॉलेजों में ये विजिटिंग प्रोफेसर रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर उत्तर प्रदेश का जो यूपीटीयू उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम भी 8 मई 2000 को डॉक्टर एपीजे कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय कर दिया गया। ये देश एशिया का सबसे बड़ा तकनीकी विश्वविद्यालय है, और इसके अंदर 500 महाविद्यालय आते हैं। पहले लखनऊ के आईईटी परिसर में था ये, जो बाद में जानकीपुरम में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर अब्दुल कलाम को विज्ञान के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया, और 1997 में डॉक्टर जे अब्दुल कलाम को भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 15 अक्टूबर 2015 को डॉक्टर कलाम के जन्म की 84वीं वर्षगांठ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के डीआरडीओ भवन में डॉक्टर कलाम की याद में एक 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। डॉक्टर कलाम ऐसे तीसरे राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न का सम्मान राष्ट्रपति बनने से पूर्व प्राप्त हुआ। अन्य 2 राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। जहां देश में लोग छुट्टियां मनाने की बहुत उत्साहित रहते हैं, कलाम साहब ने अपने प्रोफेशनल जिंदगी में केवल 2 छुट्टियां ली। एक जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई, और दूसरी जब उनकी मां की मृत्यु हुई। डॉक्टर कलाम को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह बनाने का श्रेय तो हासिल है। 80 में रोहिणी का स्थापना की। इसके अलावा डॉक्टर कलाम ने भारत के विकास स्तर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक बनाने के लिए एक विशेष सोच प्रदान की। कलाम साहब पहले वैज्ञानिक हैं जो राष्ट्रपति भी हैं बनने के बाद भी, जो अपने वहां से हटने के बाद अपने कार्य में लगे रहे, और जिन्होंने जिंदगी भर पढ़ाने का या बच्चों को से जुड़े रहने का अपना सोच जारी रखी। एक राष्ट्रपति के अलावा वो एक आम इंसान के तौर पर युवाओं की पहली पसंद थे।
और उनके प्रेरणा स्रोत। उनकी बातें, उनका व्यक्तित्व, उनकी पहचान न केवल राष्ट्रपति के रूप में है, बल्कि जब भी लोग खुद को कमजोर या भ्रमित महसूस करते हैं तो डॉक्टर कलाम का नाम उनके लिए प्रेरणा बनता है। एक छोटे से गांव से उठकर अपने दम पर अग्नि की उड़ान भरने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आखिरी सांस तक देश की सेवा में लगे रहे और इस मिशन को आगे चलाने के लिए वो लगातार सक्रिय रहे। 27 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलोंग में उनका उस वक्त निधन हुआ जब वो आईआईएम में एक लेक्चर दे रहे थे। एक्चुअली 25 जुलाई को शिलोंग गए थे डॉक्टर साहब, और वहां शिलोंग में एक फंक्शन के दौरान तबीयत कुछ खराब हुई। वहां के कॉलेज के बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन चल रहा था, तभी वो गिर पड़े और बाद में शिलोंग के अस्पताल में उन्हें एडमिट किया गया। उनकी जब स्थिति नाजुक हुई तो उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया, जिसके बाद उन्होंने अंतिम अपनी सांस ली और दुनिया को अलविदा कहा। इस खबर के बाद 7 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया गया। 84 वर्ष की आयु में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। हालांकि मृत्यु के बाद 28 जुलाई को उन्हें गुवाहाटी से दिल्ली लाया गया, जहां पर उनको दिल्ली स्थित आवास में उनको जनता के दर्शन के लिए रखा गया और यहाँ सभी नेताओं ने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्हें उनके गांव एयरबस द्वारा ले जाया गया और 30 जुलाई 2015 को कलाम साहब का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव रामेश्वरम के पास हुआ। डॉक्टर कलाम अपने आप में एक संपूर्ण किताब थे, जिसके हर पन्ने पर, हर अक्षर में मेहनत, हिम्मत और लगन की कहानी लिखी हुई है। वो देश की उन महान हस्तियों में थे जिन्होंने ये साबित कर दिया था कि आपकी पहचान आपके काम से होती है, आपके जन्म या कर्म से नहीं, बल्कि कर्म आपको भला बुरा बना देते हैं। कलाम साहब अपने आप को मिसाइल मैन या राष्ट्रपति के मुकाबले शिक्षक कहलाना पसंद करते थे। उनका यह मानना था कि बिना शिक्षा के इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। हालांकि एक बार उनका एक किस्सा बहुत मशहूर था कि एक बार कलाम साहब बनारस विश्वविद्यालय में भाषण के लिए गए। देखिए कितना बड़ी बात है। वहां किसी ने उनसे सवाल किया कि आप किस रूप में याद किया जाना पसंद करेंगे, मिसाइल मैन या वैज्ञानिक? कलाम साहब का जवाब था कि मैं शिक्षक के तौर पर याद किया जाना पसंद करूंगा, क्योंकि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद उन्होंने छात्रों को ज्ञान का मतलब समझाते हुए कहा था कि ज्ञान वह दीपक है जो हमें अंधकार से दूर रखता है, यह हमें महान और हमारे चरित्र को खूबसूरत बनाता है। महात्मा गांधी के बाद लोगों के लिए पूजनीय बने कलाम के बारे में कहा जाता है कि वो कुरान और भगवत गीता दोनों का अध्ययन किया करते थे, और यही वजह है कि शायद उनके अंदर के व्यक्तित्व में जहां भगवत गीता का स्पष्ट सा और ठहराव है, वहीं वाणी में कुरान की मिठास है, जिसके चलते वो सबको अपना बना लिया करते थे। डॉक्टर कलाम का पूरा जीवन अनुशासित, शाकाहारी और ब्रह्मचर्य से युक्त रहा, जिसकी वजह से वो सिर से लेकर पैर तक लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। डॉक्टर कलाम कहा करते थे कि एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के समान है, पर एक अच्छा दोस्त पूरे पुस्तकालय के बराबर होता है। उनका यह भी कहना था कि एक राष्ट्र भ्रष्टाचार मुक्त हो और राष्ट्र बहुत सारे खूबसूरत दिमागों के साथ बने, तो उसके लिए हमें दृढ़ता की जरूरत है, और पिता, मां और शिक्षक तीनों प्रमुख राजनीतिक सामाजिक सदस्य ही इसको आपके अंदर ला सकते हैं। उनका कहना था कि अपने मिशन में सफल होने के लिए अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्रचित्त होकर कार्य करना चाहिए। क्रिएटिविटी भविष्य की सफलता की कुंजी है, और प्राथमिक शिक्षा के दौरान एक शिक्षक ही इस क्रिएटिविटी को बच्चों में उत्पन्न करता है। कलाम साहब का कहना था कि सपने को पूरा करने से पहले सपना देखना भी चाहिए। कलाम साहब की लेखनी कमाल थी। उन्होंने अपनी शोध की 4 उत्कृष्ट, अपना सारा शोध 4 किताबों में सम्मिलित किया। विंग्स ऑफ फायर, एक जिसका मैं बहुत ज्यादा इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, हिंदुस्तान को 2020 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क और नॉलेज की सुपर पावर बनाना। माई जर्नी में वो अपने जिंदगी के काफी हद तक माहौल को
कहा करते थे। उनका कहना था कि एक तरफ गैर मुल्कों में शानदार कैरियर था मेरा, तो दूसरी तरफ मेरे देश की सेवा। बचपन के सपनों को सच करने का जो प्रयोग था, वो उसको प्रयोग करना बहुत मुश्किल था, और आदर्शों की तरफ यदि चला जाए तो मैं मालामाल होने के लिए मेरे सामने बहुत सारे मौके थे, लेकिन मैंने तय किया कि मैं पैसों के लिए विदेश नहीं जाऊंगा। कैरियर की परवाह के लिए ही मैंने अपने देश की खिदमत का मौका चुना, और 1958 में जब डीआरडीओ में जुड़े, तब उनको ये बड़ा अपने आप को उन्होंने कंफर्टेबल महसूस किया। चौथी किताब थी इग्नाइट माइंड्स अनलिशिंग द पावर ऑफ इंडिया। इन सभी पुस्तकों का भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, और कलाम साहब भारत के ऐसे विशिष्ट वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 30 विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में से डॉक्टरेट की उपाधि मिली। हालांकि उन्होंने और भी बहुत सारी किताबें लिखी, मैनिफेस्टो फॉर चेंज, मिशन इंडिया, इंस्पायरिंग थॉट, एडवांटेज इंडिया, द लुमिनस स्पार्क, रेड इग्नाइट। अब्दुल कलाम साहब बेहद सादगी से जीवन जीते थे। अनुशासन और दैनिक रूप से पढ़ना उनकी दिनचर्या थी। अपने गुरु से उन्होंने यही सीखा था कि यदि आप किसी भी चीज को पाना चाहते हैं तो अपनी तीव्र इच्छा जरूर रखो। कलाम साहब शान और शौकत के बिल्कुल भी हिमायती नहीं थे, और शायद आपको जानकारी में होगा, एक बार राष्ट्रपति भवन में उनके परिजन रहने के लिए आए, तो उन्होंने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, और उनके 9 दिन तक करीब उनके परिजन वहां रहे, जिसका करीब 3.5 लाख रुपए खर्च हुआ, और ये बिल उन्होंने बाद में अपनी जेब से भरा। कलाम साहब अपने जीवन में 2 महिलाओं से बहुत प्रभावित थे, और वो कहते थे कि नारी जाति ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। उनका कहना था कि मेरे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली 2 महिलाएं हैं, एक तो मेरी माँ और दूसरी प्रसिद्ध गायिका MS सुब्बालक्ष्मी। इनकी सरलता, सादगी, कर्मठता, स्नेह मुझे सदा प्रभावित करती है। बचपन में मैं अपनी माँ को नमाज पढ़ते भी देखता था, और फिर उसके बाद अपने कार्यों में लगने के बाद वो कार्यों में तल्लीन हो जाती थी। और सुब्बालक्ष्मी भी जब अपने स्वरों में डूबती थी तो उन्हें किसी भी कार्य के बारे में कुछ पता नहीं रहता था, और वो उसमें अपने आप को बहुत अच्छे से महसूस करती थी। अब कुछ बातें, समय है अभी 10 मिनट, कुछ बातें कलाम साहब के बारे में अलग। डॉक्टर APJ कलाम जब DRDO के डायरेक्टर थे तो उनके नेतृत्व में 60-70 वैज्ञानिकों की टीम एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। उनमें एक जूनियर वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने एक दिन कहा कि साहब मैं शाम को जरा जल्दी जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने बच्चे को किसी एग्जीबिशन में मुझे ले जाना है बच्चों को। जाहिर सी बात है, कलाम साहब ने कहा ठीक है चले जाना। लेकिन 5:30 पौने 6 के करीब जब कलाम साहब ने देखा, करे वो तो अपना किसी कार्य में व्यस्त हैं जूनियर, और उन्हें शायद अभी गए भी नहीं है, और शायद काम का दबाव भी यही होगा कि उन्हें याद नहीं रहा होगा। खैर, जब वो अपना काम निपटा के इंजीनियर साहब अपने घर पहुंचे शाम को, तो पता चला कि डॉक्टर कलाम खुद उनके परिजनों को लेकर एग्जीबिशन घुमाने ले गए थे। कितना महान आदमी है। एक और किस्सा था सर, डॉक्टर कलाम इरोड तमिलनाडु में एक इवेंट में गए। इवेंट के जो आयोजक थे वो सौभाग्य एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड की कोई कंपनी थी जो ग्राइंडिंग मशीन बनाती थी। कलाम साहब ने जब पूरी उनका प्रोजेक्ट देखा तो उन्होंने एक ग्राइंडर खरीदने की इच्छा की। कंपनी वालों ने तुरंत एक अच्छा ग्राइंडर पैक कराया और उनको गिफ्ट में दे दिया। लेकिन कलाम साहब तो कलाम साहब थे, उन्होंने कहा मैं गिफ्ट नहीं लूंगा, आप मुझसे जो इसकी रीजनेबल अमाउंट है वो ले लीजिए। उन्होंने कहा कि ये 4,850 का है। कलाम साहब ने 4,850 का एक चेक उनको दे दिया। अब सौभाग्य एंटरप्राइजेस वालों ने क्या किया, उस चेक को अपने यहाँ फ्रेम कराया और अपने टांग लिया। जब 2 महीने बीत गए और चेक का अकाउंट में नहीं आया तो कलाम साहब के ऑफिस से सौभाग्य एंटरप्राइजेस वालों के फोन गया कि आपको जो चेक काटा गया था वो जमा क्यों नहीं हुआ। और जब कंपनी वालों ने इसकी सच्चाई बताई तो उन्होंने कहा कि या तो आप उसको चेक को जमा कराएं या फिर अपना ग्राइंडर वापस ले जाए। अब देखिए, मुफ्त का कुछ भी नहीं लेना और हर छोटी से छोटी चीज को
ध्यान रखना कितना बड़ा बात है, वरना आजकल कौन चेक काटने के बाद ये ध्यान रखता है कि क्लियर हुआ है नहीं। डॉक्टर कलाम की सोच ये थी कि हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो, प्राणी हो या जीव जंतु। जब डीआरडीओ के डायरेक्टर थे तो उन दिनों डीआरडीओ के कॉम्प्लेक्स की बाउंड्री वॉल पर सुरक्षा की दृष्टि से कांच के टुकड़े लगाने का प्रस्ताव आया, और डॉक्टर कलाम ने उस प्रस्ताव को ये कहकर मंजूरी नहीं दी कि चार दीवारी पर अगर कांच के टुकड़े लग जाएंगे तो उस पर चिड़िया या पक्षी बैठेंगे, और जब वो वहां पर बैठेंगे तो वो घायल हो सकते हैं। आप सोचिए, क्या हम लोग इतने संवेदनशील हो सकते हैं? कलाम साहब अपने हाथ से थैंक यू नोट्स लिखते थे। एक बार रामेश्वरम के पास ही एक व्यक्ति ने उनकी पेंटिंग बनाई और उसको राष्ट्रपति भवन भेज दिया। डॉक्टर कलाम को वो पेंटिंग बहुत पसंद आई, उन्होंने स्वयं अपने हाथ से थैंक यू नोट लिखकर उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया। दोस्तों, ये जिंदगी सचमुच बेहतरीन बन जाती है जब हम अपने जीवन में सही समय पर थैंक यू या सॉरी बोलना जान लेते हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन अपनी गलती होने पर माफी मांगना, और जब आप दूसरों के लिए कुछ करें तो उसका आभार प्रकट करना आपको साधारण से असाधारण बना देता है। राष्ट्रपति बनने के बाद उनका पूरा पूरा ख्याल भारत सरकार की जिम्मेदारी थी, जब वो राष्ट्रपति थे तब भी और रिटायर होने के बाद भी। लेकिन उनके पास जो भी कुछ निजी संपत्ति थी और जो भी बचत राशि थी, वो उन्होंने एक एनजीओ थी प्यूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, को दान में दे दी थी, क्योंकि ये एनजीओ ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की मदद करती थी। अब सम्मान देना और सम्मान लेना, इस विषय पे मैं आप बताऊंगा। कलाम साहब जब बीएचयू में किसी दीक्षांत समारोह में कलाम साहब को बुलाया गया, जब वो मंच पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्टेज पर 5 कुर्सियां लगी हुई हैं, और जिस पर उन्हें बैठना है वो कुर्सी अन्य कुर्सियों के मुकाबले जरा ऊंची और बड़ी है। कलाम साहब ने उस कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं भी आप लोगों के बराबर का व्यक्ति हूं, अगर सम्मान करना है तो इस पर कुलपति जी को बैठाइए। फिर सभी जानते हैं वो कुर्सी वहां से हटा दी गई, और वहां पर कलाम साहब ने सब बराबर वाली कुर्सियां लगा के तब वो बैठे। और इसी समानता के चलते कलाम साहब कुरान और गीता दोनों का अध्ययन करते थे, क्योंकि उनके हिसाब से कोई भी ग्रंथ ना छोटा था ना बड़ा। कलाम साहब कहते थे कि जब मैं छोटा था तो प्रतिदिन मेरी माँ हम सब के लिए भोजन बनाती थी। एक रात की बात है कि माँ ने सब्जी रोटी बनाई और पिताजी को परोस दिया, तो मैंने देखा कि जो रोटी है वो बिल्कुल जली हुई है। मैं ये सोच ही रहा था कि किसी ने ये बात नोटिस की है या नहीं कि मेरे पिता को ये जली हुई रोटी क्यों मिली है। तो मेरे पिता को लगा कि जैसे ये कुछ विचलित सा है। उन्होंने कहा, बेटा आज स्कूल का दिन कैसा रहा? उस दिन मुझे महसूस हुआ कि पिता मेरे कितने बातों को सामान्य रूप में लेते थे, और कलाम ने उनसे कहा कि पिताजी, माताजी ने आपको जली हुई रोटी दी है। तो उनके पिताजी ने उनसे कहा था, चिंता मत कर, मुझे जली रोटियां ही पसंद है। बाद में जब मैंने अपने पिताजी से पूछा कि क्या आपको जली रोटियां सच में पसंद है, तो पिता ने नाम से हिलाते हुए कहा था कि एक जली हुई रोटी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन जले हुए शब्द बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। जब कलाम साहब राष्ट्रपति बने तो केरल में उनकी पहली यात्रा में केरल के राजभवन में राष्ट्रपति को अतिथि के रूप में 2 लोगों को आमंत्रित करने का संस्तुति होती है कि राष्ट्रपति कहीं भी जाता तो उस क्षेत्र के किन्हीं 2 व्यक्तियों को अपना गेस्ट बना सकता है। राष्ट्रपति जी ने अतिथि के रूप में बुलाया सड़क के एक मोची को और एक छोटे से होटल के स्वामी को। ये मजाक नहीं है। जब त्रिवेंद्रम की यात्रा में वो गए तो उन्होंने कहा था कि ये जो मोची है ये मेरा बचपन का मित्र है, और ये जो छोटे होटल का मालिक है जहां मैं शाम को अक्सर भोजन करने के लिए जाता था। डॉक्टर कलाम अपनी मां से बहुत ज्यादा प्रभावित थे।
और उन्होंने अपनी किताब अग्नि की उड़ान का जो आरंभ किया है वो एक छोटी सी कविता के रूप में किया है, जिसके साथ मैं अपनी आज की अपनी उद्बोधन को समाप्त करूंगा। मेरी माँ, समंदर की लहरें, सुनहरी रेत, श्रद्धानक तीर्थ यात्री, रामेश्वरम द्वीप की वह छोटी सी दुनिया, सब में तू निहित है, सब तुझमें समाहित है मेरी माँ। तेरी बाहों में पला मैं, मेरी कायनात रही तू। जब छिड़ा विश्व युद्ध छोटा सा मैं, जीवन बना चुनौती, जिंदगी अमानत। मीलों चलते थे हम, पहुंचते किरणों से पहले। कभी जाते मंदिर लेने स्वामी जी का ज्ञान, कभी मौलाना के पास बैठते लेते अरबी का सबक। स्टेशन को जाती रेत भरी सड़क, बांटे थे मैंने अखबार, चलते चलते तेरे साए में मेरी माँ। दिन में स्कूल, शाम को पढ़ाई, मेहनत मशक्कत दिक्कतें कठिनाई। तेरी पाक शख्सियत ने बना दी मेरी मधुर यादें। जब तू झुकती नमाज में उठाए हाथ, अल्लाह का नूर गिरता तेरी झोली में। जो बरसता मुझ पर और मेरे जैसे जाने कितने नसीब वालों पर, दिया तूने हमेशा दया का दान मेरी माँ। याद है अभी जैसे कल ही, 10 बरस का मैं सोया तेरी गोद में। बाकी बच्चों की ईर्ष्या का बना पात्र, पूर्णमासी की रात भरती जिसमें तेरा प्यार। आधी रात में अध मुंदी आंखों से तकता तुझे, थामता आंसू पलकों पर घुटनों के बल, बाहों के घेरे तुझे खड़ा था मैं। तूने जाना था मेरा दर्द, अपने बच्चे की पीड़ा मेरी माँ। तेरी उंगलियों ने निथारा था दर्द मेरे बालों से, और भरी थी मुझ में अपने विश्वास की शक्ति। निर्भय हो जीने की और जीतने की कला, और मैं जिया मेरी माँ, मैं जीता। कयामत के दिन मिलेगा तुझसे फिर तेरा कलाम, माँ तुझे सलाम, प्रणाम। आदरणीय भागीश शर्मा जी, आप जो भी किसी की जीवनी लेते हैं उसको इतने तन्मयता से आप बोलते हैं, बगैर किसी चीज को देखे और बगैर उसको करे। हम वास्तव में आपसे बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। और आपने बहुत सही कहा कि देश का निर्माण उन्हीं तरीके से हो सकता है जिस व्यक्ति का करैक्टर सही हो और जिसके अंदर संवेदना हो। अगर संवेदना और करैक्टर सही नहीं है तो व्यक्ति देश का निर्माण नहीं करता। अगर आपकी अनुमति है तो एक छोटी सी कविता कलाम साहब की मैं देख के बोलूंगा, क्योंकि आप स्वागत है सर, स्वागत है, स्वागत है। ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ जब हमारे हस्ताक्षर ऑटोग्राफ बन जाएंगे, जब हमारे हस्ताक्षर ऑटोग्राफ बन जाएंगे उसे सफलता कहेंगे। जब हमारे हस्ताक्षर ऑटोग्राफ बन जाएंगे उसे सफलता कहेंगे। व्हेन आवर सिग्नेचर चेंज टू ऑटोग्राफ, दिस मेक्स द सक्सेस। सफलता परवान चढ़ जाने दो, एक छोटी सी कविता है इनकी। सफलता परवान चढ़ जाने दो, सफलता को अपनी परवान चढ़ जाने दो, अपने हस्ताक्षर ऑटोग्राफ बन जाने दो, अपने हस्ताक्षर ऑटोग्राफ बन जाने दो। आज जाओ किसी गुरु से लेकर आओ, आज जाओ किसी गुरु से लेकर आओ, कल लोगों को तुमसे लेने के लिए पंक्ति में आने दो, कल लोगों को तुमसे लेने के लिए पंक्ति में आने दो, सफलता को अपनी परवान चढ़ जाने दो। पहिए दो हों, पहिए दो हों या चार, पहिए दो हों या चार, दूरियां ही तय कराते हैं। पहिए दो हों या चार, दूरियां ही तय कराते हैं। पर पापा को उनकी पसंद की कार पर पापा को उनकी पसंद की कार पर उनके बच्चे का नाम लिखा हुआ पाते हैं। सफलता को अपनी परवान चढ़ जाने दो। माँ जिसने तू सुबह शाम डांटा था, माँ जिसने सुबह शाम डांटा था, आज जब वो पीठ थपथपाए तुम्हारी, आज जब वो पीठ थपथपाए तुम्हारी, उस शान से खुद की भी पीठ थोड़ी सी थपथपाने दो, उस शान से वो खुद की भी पीठ थोड़ी थपथपा दो। सफलता को अपनी परवान चढ़ जाने दो। छोटा हो या बड़ा, छोटा हो या बड़ा, घर तो प्यार से बनाता है। छोटा हो या बड़ा, घर तो प्यार से बनता है। पर गृहलक्ष्मी को उसके पसंद के मकान में कलश ले जाकर हलवा तो बनाने दो। गृहलक्ष्मी को उसके पसंद के मकान में कलश
ले जाकर हलवा तो बनाने दो, सफलता को अपनी परवान चढ़ जाने दो। और अंतिम 2 लाइनें हैं, उसने जब वोट दिए हैं, उसने जब वोट दिए हैं तो मुस्कुराहट भी देगा। उसने जब वोट दिए हैं तो मुस्कुराहट भी देगा, पर किसी के चेहरे पर तो मीठी सी मुस्कुराहट अपनी वजह से आने दो। और किसी के चेहरे पे अपनी मीठी सी मुस्कुराहट अपनी चेहरे से आने दो, सफलता को अपनी परवान चढ़ाने दो। विकासशील देश में तुम रहते हो, विकासशील देश में तुम रहते हो, थोड़ा सा तुम भी जिम्मा उठाकर अपने बच्चों के देश को तो विकसित कर कहलाने दो, सफलता को अपनी परवान चढ़ाने दो। और अंत में बहुत बहुत धन्यवाद वागीश जी। जहाँ तक कलाम साहब की बात है, वो तो सादगी के प्रतिमूर्ति थे। उनके लिए कहा जाता है कि जब वो राष्ट्रपति भवन में आए तो खाली एक लोहे की पेटी लेके आए थे सामान में, और जब गए तो वही एक लोहे की पेटी साथ में लेके गए थे। और ये उनका सही में सत्य आचरण था। उन्होंने जो कहा कि मेरे को शिक्षक के बारे में मैं रिकॉग्निशन चाहता हूँ, और जीवन भर शिक्षा देते रहे। अब कई उनके वीडियोस देखते हैं जहाँ वो बच्चों को कहीं ना कहीं पे एड्रेस कर रहे हैं, किसी कॉलेज में, कहीं स्कूल में, छोटे छोटे बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं। बच्चों के साथ वो बच्चे बन जाते थे, और बड़ों के साथ जब एक ऐसा साइंटिस्ट जिसके दिमाग में मिसाइल बनाने की तकनीक भरी हो, साइंस की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री के इतने केमिकल्स के बारे में, फिजिक्स के डिफरेंट कैलकुलेशंस के बारे में भरा हुआ आदमी, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इतनी बारीकियों से जाने बहुत छोटे समय में, बहुत कम समय में, उसके मस्तिष्क के विषय में और उसके कहना चाहिए ज्ञान के विषय में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत ऊंची हस्ती थे, और वो शिक्षक के रूप में जाने जाते रहे, और उनका अंत भी एक शिक्षक के रूप में हुआ जब वो IIM में मेघालय में एड्रेस करते हुए ही स्टेज पे ही वो गिर पड़े थे। तो उनके लिए तो कुछ भी कहा जाए बहुत कम है, जो अपने चरित्र से, अपने कर्म से, अपने विचारों से धार्मिक होते हैं। अब कौन सा धर्म है, क्या धर्म है, कैसा धर्म है, हिंदू है, मुसलमान, ईसाई है, सिख है, इसका कोई लेना देना नहीं इनके साथ। वो धार्मिक है, वो मन से धार्मिक है, अपने विचारों से धार्मिक है, अपने कर्मों से धार्मिक है, अपने चरित्र से धार्मिक है। ऐसे धार्मिक स्थान को हम लोग का शत शत नमन है। और वागीश जी, आपने इतना सुंदर चित्रण किया। मैं आज आपके एक शब्द को बहुत ध्यान से सुना, और बहुत अच्छे शब्दों में आप किस तरीके से आपने एक स्टोरी टाइप बना के लेके आए हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी भूरी भूरी प्रशंसा, और सबको बहुत प्रणाम कि सबने इतने ध्यान से सुना। धन्यवाद। धन्यवाद नेब साहब। ओम शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे